दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 530 नंबर का ये लेक्चर है। दोस्तों कुल देखा जाए तो केमिस्ट्री का ये हमारा 25 नंबर का लेक्चर है, 25वां लेक्चर है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,900 सवाल दोस्तों आज हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। जो हमने टॉपिक आज चूज किया है केमिस्ट्री में, ये है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं और विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित हम लोग सवालों को अध्ययन करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे, ऐसे ही सवालों पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ी बहुत मैच करती है आपके फिजिक्स वाले विषय से, लेकिन केमिस्ट्री में आज चर्चा आई गई है तो फिर से एक बार हम इन सभी प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको पसंद आएगा दोस्तों तो आप एक बार हमारे पेड क्लास के डेमो को जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगली 1-2 क्लासेस दोस्तों बड़ी खतरनाक होने वाली, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो आज वो डिफिकल्ट क्लास आप सभी के सामने है। लेकिन मेरी क्लास में आने के बाद भी अगर चीजें डिफिकल्ट बनी रहें तो फिर नितिन सर से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको स्टडी 91 पर आने की आवश्यकता नहीं है। आपको आप ध्यान देंगे, आप पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद लगेगा यार चीजें कठिन होती नहीं, जबरदस्ती का लोग उसे कठिन बनाकर रखते हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए आरंभ करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है, क्या दोस्तों दे रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के या किसी भी चीज के कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा या एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। बहुत आसान सवाल। कह रहा प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, उसके अंदर एक निश्चित मात्रा रहती है। और यह मात्रा दोस्तों किस पर निर्भर करती है? प्रत्येक दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा अवश्य निहित रहती है, लेकिन यह मात्रा किस पर जो है बेस्ड है, किस पर आधारित है या यह किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे यह निर्भर करती है कई चीजों पे, जैसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इसी तरह से ताप पर निर्भर करती है। इसी तरह से ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, ठीक है, ताप पर निर्भर करती है। दाब पर निर्भर करती है वस्तु के, उस पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी है, पदार्थ का तापमान कैसा है, उस पर दाब कैसा है, आयतन, ठीक है, इन सब पर दोस्तों निर्भर करती है, कोई एक चीज पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, ये जो निश्चित मात्रा है, ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा है, ये इन चारों चीजों पे दोस्तों निर्भर करती है। ये आप याद रखेंगे तो परीक्षा में ऐसे सवाल भी आते हैं। मान लीजिए एक परीक्षा में सवाल दिया कि प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा रहती है, ठीक है, आपने कहा कि हर एक पदार्थ में ऊर्जा की एक मात्रा रहती है, तो ऊर्जा की जो निश्चित मात्रा रहती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, इसे ही, क्योंकि वो पदार्थ के अंदर होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दोस्तों कहा जाता है, या फिर इसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है नेट ऊर्जा। क्या लिखा रहता है? नेट ऊर्जा। तो चाहे आंतरिक ऊर्जा कहिए चाहे नेट ऊर्जा कहिए, एक ही बात है, क्योंकि यह पदार्थ के अंदर होती है, इसीलिए इसे पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा की मात्रा निहित होती है, निश्चित मात्रा, उसी निश्चित मात्रा को हम पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और यह पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत यहां तक? आसान है ना? मैंने आपसे कहा ना कि बहुत आसान होता है, पता नहीं क्यों लोग इसे कठिन बनाकर रखे, मुझे नहीं पता। मेरी क्लास को पढ़िए, निश्चित रूप से चैप्टर या टॉपिक आपको आसान लगेगा। ठीक है, आइए एक सवाल और लेते हैं। करा कार्य और ऊर्जा की माप क्या है? करा इसको मापते कैसे? ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, या फिर कार्य को कैसे मापा जाता है? और अभी हमने पीछे बताया था कि कार्य करने की क्षमता को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को ऊर्जा कहा जाता है। और आपको बताना है कि ऊर्जा को मापते किस में है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापा जाता है।
चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों को ही दोस्तों जूल में मापा जाता है, याद रखेंगे। करा एसआई पद्धति, ठीक है, कई सारी टेक्निक हैं। करा एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक किसे मानते हैं, तो एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, यही जूल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सीजीएस पद्धति होता है, एसआई पद्धति होता है, ठीक है। तो एसआई की बात कर रहा है। करा 1 जूल जो होता है दोस्तों, 1 जूल ये कितने अर्ग के बराबर, अर्ग सबसे छोटी इकाई है, और याद रखेगा 1 जूल जो है ये 10 की घाते 7 अर्ग, कितना, 10 की घाते 7 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 जूल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 10 की घाते 7 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 जूल होता है। ये परीक्षा में दोस्तों खूब पूछा जाता है, माइनस माइनस में नहीं होता है, सीधा 10 की घाते 7 कीजिए, 10 की घाते 7 अर्ग को 1 जूल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल करा ऊर्जा से प्राप्त विकिरणों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो ऊर्जा से प्राप्त होने वाले विकिरण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा से प्राप्त होने वाले विकिरण को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है या किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विद्युत चुंबकीय किरण लिखिए चाहे विकिरण लिखिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण में बहुत सारे होते हैं, ये जितने भी रेडियो तरंगे होते हैं, जितने भी माइक्रोवेव्स होते हैं, जैसे उदाहरण लिख लीजिए इसका उदाहरण मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले तो क्या बताएंगे, जैसे आपका हो गया रेडियो तरंगे, क्या हो गया, रेडियो तरंगे, ठीक है। जैसे हो गया माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। जैसे हो गया आपका दृश्य किरण, ठीक है, जो दृश्य किरणें होती हैं यह भी दोस्तों इसी के एग्जाम्पल होती हैं। जैसे हो गया एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणें, या फिर गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, ये सब जो हैं विद्युत चुंबकीय किरणों के उदाहरण हैं। दृश्य किरणें मतलब दृश्य प्रकाश, ठीक है। पराबैंगनी किरणें मैंने नहीं लिखा ना, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है। ये सभी दोस्तों किसके उदाहरण हैं, ये सब के सब एक तरह की विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बल्कि यहां से आप दृश्य किरण को हटाकर इसी को एडजस्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यानी किरणें, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, अब यहां से थोड़ा कठिन होता जाएगा सवाल, करा जिस रासायनिक अभिक्रिया के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, माना, क्या माना दोस्तों, सुनिएगा, माना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, माना कोई केमिकल रिएक्शन, माना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। उस केमिकल रिएक्शन के समय क्या हो रहा है दोस्तों, किसी कारण से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है। देखिए, दो ही केस हो सकता है, अगर केमिकल रिएक्शन हो या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या तो ऊष्मा अवशोषित होगी, दो ही चीजें होती हैं, या तो बाहर निकलेगी या तो अवशोषित होगी। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो इसी को ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। ऊष्मा धन अवक्षेप बराबर ऊष्माक्षेपी हो जाता है, तो याद रखेगा इसी को क्या कहा जाता है, इसी ऊष्मा उत्सर्जन को क्या कहा जाता है, इसी को ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि उसे क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही ऊष्माक्षेपी आपका जवाब हो जाएगा। इसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है, क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहां अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों इसे कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे, जहां ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो। ठीक इसी तरह से सवाल दे रहा है कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, माना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हो रहा है दोस्तों, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। अब की ऊष्मा निकल नहीं रही है बल्कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तब हो जाएगा ऊष्मा धन अवशोषण बराबर क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी, ठीक है,
उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्मा धन अवशोषी बराबर हो जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एक्सोथर्मिक था वैसे इसे इंडोथर्मिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंडोथर्मिक, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों इसे कहा जाता है। बताइए, सवाल भले बड़ा हो लेकिन जब आप सवाल को समझना सीख लेंगे तब यही सवाल आपको आसान लगने लगेगा। अब बताइए कैसा लगा पढ़कर, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के सवाल हैं दोस्तों, चाहे कोई भी सरकारी परीक्षा देंगे अगर केमिस्ट्री विषय से सवाल बन रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टॉपिक सिलेक्शन तक आपको पहुंचाते हैं, क्योंकि इन टॉपिक को जनरली कोई पढ़ता नहीं है, भाग जाता है मैदान छोड़कर। आप पढ़िए तो आपका सिलेक्शन होगा। करा पदार्थ के एक मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न ऊष्मा को दोस्तों क्या, जो एक मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण जो ऊष्मा पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहां पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया है तो पूर्ण ऑक्सीकरण को हम कहते हैं दहन, ठीक है, और जो ऊष्मा पैदा हो रही है इसको कहते हैं दहन की ऊष्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? नाम केवल आप देखिए, ठीक है, क्या कहते हैं? एक मोल पदार्थ है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण जो ऊष्मा पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दहन की ऊष्मा कहते हैं। इसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एक मोल मात्रा, ये एक मोल जो लिखा है मात्रा बता रहा है, एक मोल पदार्थ के पूरी तरह जलने से उत्पन्न ऊष्मा ही क्या है? दहन ऊष्मा कहलाती है। अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखेगा एक मोल पदार्थ के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मा, पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मा जो है वही दहन की ऊष्मा कहलाती है, याद रखेंगे। और एक चीज और, इस दहन की ऊष्मा को मापा किसमें जाता है? तो किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मापते किसमें, ठीक है, इसको मापा किसमें जाता है? तो इसको मापा जाता है किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल में इसको मापा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा ये सवाल है, ध्यान रखेंगे। करा कौन सी अभिक्रियाएं हमेशा उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं? ठीक है, उष्माक्षेपी में क्या होता है? उष्मा अवशोषित होता है या उष्मा उत्सर्जित होता है? क्षेपी है तो उत्सर्जित होता है, लिखेगा उष्माक्षेपी में हमने क्या पढ़ा? उष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, उष्मा उत्सर्जित होती है। इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को हम उष्माक्षेपी कहते हैं ना। अब आपसे पूछ रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें उष्मा जो होती है वो निकलती है बाहर, तो ये जो दहन उष्मा है क्या इसका उदाहरण नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, क्योंकि दहन में भी तो कह रहा कि पूर्णतः दहन से उत्पन्न उष्मा, तो ये जो दहन उष्मा है, ठीक है, ये जो दहन की उष्मा है, लिखेगा ये जो दहन की उष्मा है यह किसका उदाहरण है? इससे भी दोस्तों उष्मा उत्पन्न होती, इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। यह जो संयोजन में आप पढ़ते हैं, संयोजन या उदासीनीकरण अभिक्रिया आप पढ़ते हैं, ठीक है, संयोजन एवं उदासीनीकरण, कल की क्लास में उदासीनीकरण हम लोग पढ़े थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में भी दोस्तों क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। कोई भी अभिक्रिया जहां से उष्मा उत्सर्जित होती है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है तो उत्तर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, करा किसी एक स्रोत से विकिरित होने वाली, विकिरित मतलब क्या होता है? निकलने वाली, किसी एक स्रोत से निकलने वाली, ठीक है, विकिरित होने वाली ऊर्जा की उपस्थिति अनेक आवृत्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? सीधा सीधा याद रखेगा, आवृत्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था जहां से उष्मा निकलती है इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये ध्यान देंगे, ऊर्जा की उपस्थिति में अनेक जो आवृत्तियों से होती है, चाहे स्पेक्ट्रम कहिए चाहे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहिए, एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं। तो स्पेक्ट्रम कहिए या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहिए, एक ही बात है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका अच्छा सा जवाब हो गया। अब स्पेक्ट्रम से बहुत सारे सवाल हैं, जरा सुनिएगा। करा किसी वस्तु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु है
उसको आपने क्या कर दिया, बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दिया। ऊर्जा देने पर वह वस्तु ऊर्जा अवशोषित करके, ऊर्जा को क्या कर रही है दोस्तों, वह वस्तु ऊर्जा को अवशोषित करके किस अवस्था में पहुंच जाती है। तो जब आपने बाह्य ऊर्जा दिया तो उसने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके वो किस अवस्था में पहुंच जाती है, इस अवस्था को कहा जाता है उत्तेजित अवस्था। क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई आपको चार चूड़ी कस दे, चार चूड़ी कसने पे आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, आप अपने अंदर की ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं, जो नहीं करना होता वो कर बैठते हैं, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है, बस वो थोड़ी सी ऊर्जा सामने वाला दिया और उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके आप एक अलग अवस्था में पहुंच जाते, उत्तेजित अवस्था। याद रखेगा, उत्तेजित अवस्था में होता क्या है, पहले से वस्तु जिस अवस्था में थी उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। उत्तेजित अवस्था करेगी क्या, अवस्था परिवर्तित कर देगी, ठीक है। क्या कर देती है, ये उत्तेजित अवस्था परिवर्तन कर देती है, किसमें, तो याद रखेगा स्थितिज या गतिज ऊर्जा में, ठीक है, स्थितिज या गतिज ऊर्जा में। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, चार चूड़ी कस दिया और लगा दौड़ने, और कोई दौड़ रहा है उसको कस दिया बैठ गया समझ रहे हैं, यही तो अवस्था परिवर्तन है। अवस्था कैसे बदलेगा, बैठने वाला चल पड़े अवस्था बदल गई, चलने वाला बैठ जाए अवस्था बदल गई, अवस्था परिवर्तन जरूरी है। तो ये जो उत्तेजित अवस्था है इसका सीधा संबंध दोस्तों अवस्था परिवर्तन से है। केवल उत्तेजित अवस्था कहने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। उत्तेजित अवस्था का तात्पर्य किससे है वो आपको समझना पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, मान लीजिए परीक्षा में एक सवाल आया कि वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, कि वस्तु द्वारा जो बाह्य स्रोत से ऊर्जा उसको मिली थी, जो वस्तु ने अवशोषित कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, अवशोषित ऊर्जा के विकिरण से प्राप्त, अवशोषित ऊर्जा के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा की आवृत्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। पुनः दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा की वजह से हो रहा है इसलिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम इसका नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत आपको, या विकिरण से हो रहा है तो इसको सीधे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कर दीजिए। क्या कहिए, यह क्या है दोस्तों, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्यों उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्यों, क्योंकि विकिरण से प्राप्त हो रही ऊर्जा, ठीक है। यहां लिखिए क्यों, क्योंकि विकिरण से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। और यह क्या दोस्तों, एक तरह का उत्सर्जन है, ठीक है। उत्सर्जन के फल से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसका नाम हो जाएगा। तो नाम बड़ा आसान सा है, अगर आप सवालों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नाम जो है वो सवालों में ही छिपा हुआ है और वहीं से उसको आप ढूंढ सकते हैं। कह उष्मा की वह मात्रा क्या कहलाती है जो 1 ग्राम पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान वह 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दोस्तों आवश्यक होती है, इसे क्या कहा जाता है। 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं, यह कहलाती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों ये कहलाती है। इसको आप याद रखेंगे, 1 ग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है और यही ये कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक मैंने आपको 7 विषय पढ़ा दिया है, हमारा 8वां विषय चल रहा है केमिस्ट्री। कैसे 7 विषय पढ़ा दिया, तो देखिए हम लोगों ने 150 लेक्चर में, कितने लेक्चर में दोस्तों, पूरे 150 लेक्चर में दोस्तों कवर किया है पूरा इतिहास को, कंप्लीट इतिहास हमने 150 लेक्चर में आपको पढ़ाया। इसी तरह से आगे के 80 लेक्चर में हमने संविधान पढ़ाया, 100 लेक्चर में हमने विश्व का भूगोल पढ़ाया, 125 लेक्चर में भारत का भूगोल पढ़ाया और 50 लेक्चर में आपको फिजिक्स पढ़ाया। कुल 7 विषय हमने पढ़ा दिया। ये 8वां विषय हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। अभी जो हम 8वां विषय कवर कर रहे हैं ये केमिस्ट्री है। भली भांति आप जानते हैं कि 500 प्लस क्लास तो हो ही गई है। आज की क्लास कौन सी है, 530 नंबर की क्लास है। अब बताओ, आज हम 530 नंबर की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और सवाल कितना जा रहा है दोस्तों, आज हमारे 15,900 सवाल पूरे हो रहे हैं। कितना, 15,900 सवाल। अब हम 16,000 सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ने वाले हैं। 15,900 सवाल दोस्तों ये हमारे पूरे होने वाले हैं और ये जो क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लीजिए, कोई भी आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप देखिए नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा।
अगर साइंस के सवाल बनते होंगे तो ये फायदा ही करेगा, नुकसान तो कर ही नहीं सकता है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। कह रहा स्थिर आयतन एवं स्थिर दाब, कह रहा दोनों को स्थिर रख लीजिए, आयतन को भी स्थिर कर दिया जाए और दाब को भी स्थिर कर दिया जाए तो 1 ग्राम गैस का तापमान अब इसका इस बार क्या दे दिया दोस्तों, कह रहा है गैस का टेम्परेचर क्या कर देना, बढ़ा देना है। 1 ग्राम गैस का तापमान क्या कर देना दोस्तों, आपको बढ़ाना है। उसके लिए जो ऊष्मा आवश्यकता होती उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते थे, ऐसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा जब जब गैस की बात आएगी। और ये मोलर शब्द कब लगता है, ये जब जब गैस की बात आएगी तब दोस्तों आप ये मोलर शब्द लगाएगा, ठीक है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। या 1 ग्राम गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वही क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है उसे, ठीक है। जब वही पदार्थ ले देगा तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है। सुनिए ध्यान से, करा वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार कहा जाता है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोस्तों कौन सा नियम कहता है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है न तो पैदा किया जा सकता है, यही तो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यही क्या दोस्तों, इसी को कहा जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जाता है न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, बल्कि ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है, बस उसका रूप परिवर्तन होता है। वह एक जगह से दूसरे रूप में चली जाती है। जैसे जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि ऊर्जा है, ये ध्वनि ऊर्जा इस माइक के थ्रू दोस्तों इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। पुनः ये आपके मोबाइल में से इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में निकल रही है और पुनः ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल जा रही है। तो बताइए ऊर्जा का बदलाव ही तो हो रहा है, ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही है, ऊर्जा का सिर्फ रूप बदल रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, यही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। करा किस नियम के अनुसार प्रत्येक प्रक्रम में एक निश्चित क्रम में प्रत्येक प्रक्रम एक निश्चित क्रम में संपन्न होता है। करा जितने प्रक्रम होते हैं ये एक निश्चित क्रम में संपन्न होते हैं, यानी क्रम की दिशा उस ओर होती है जिधर उत्क्रम का माप जिसे एंट्रोपी कहा जाता है, एंट्रोपी के मान में जिधर वृद्धि होती है उसी दिशा में दोस्तों ये आगे बढ़ता है, यही कहना चाह रहा है। और ये क्या है, ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तो याद रखेगा सीधे सीधे एंट्रोपी जिधर बढ़ता है उधर इसकी दिशा होती है, बस इतना सा याद रखेंगे, ठीक है। और यही क्या है, यह ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। पढ़ने में आपको कठिन लग रहा होगा और आसान भाषा में बता दूं, ठीक है। लिखिएगा एंट्रोपी जहां बढ़ रही हो उसी दिशा में आगे बढ़ना, ठीक है, उसी दिशा में आगे बढ़ना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बस इतना सा है, लिखा भले इतनी बड़ी लाइन है लेकिन इसको समझना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आप समझने का प्रयास भर कीजिए। करा किसी तंत्र या निकाय की अव्यवस्था की माप, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब ये किसी बच्चे के सामने आता तो बच्चा सोचता लगता कुछ गलत लिखा है, व्यवस्था की माप होना चाहिए, नहीं, ये अव्यवस्था ही है दोस्तों। कारण निकाय की अव्यवस्था की माप को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को तो एंट्रोपी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एंट्रोपी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को एंट्रोपी क्या कहा जाता है, अव्यवस्था की माप, या फिर इसे उत्क्रम माप भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को और क्या कहा जाता है, उत्क्रम माप भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है, उत्क्रम माप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंट्रोपी को किस संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं, एंट्रोपी का सिंबल क्या है दोस्तों, तो स्मॉल एस, याद रखेंगे। एंट्रोपी को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो छोटे एस से दोस्तों व्यक्त किया जाता है। मुझे पता आपकी समस्या यह है सर एंट्रोपी क्या है, ये समझ में अभी नहीं आया, मतलब जितना अच्छे से हमें समझना चाहिए उतना अच्छे से अभी मैं समझ नहीं पाया, इसलिए सर इसको बताते हुए आगे बढ़ते तो बड़ा अच्छा होता। सुनिए अगले सवाल में, सुनिए आपको एंट्रोपी मैं समझा देता हूं, ठीक है। कह रहा है ठोस, द्रव और गैस में किसकी एंट्रोपी दोस्तों सबसे ज्यादा होती है, इन तीनों में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, एंट्रोपी दोस्तों सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों दे दिया। तो अगर ऐसा पूछेगा तो याद रखिएगा गैस की,
गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। अब एंट्रोपी मतलब क्या है, अब आपको यह भी जानना पड़ेगा ना कि गैस की क्यों होती है। आप मुझे गैस, ठोस, द्रव, गैस की कुछ कोई ऐसी विशेषता बताइए जो हर बच्चा जानता भी और जरूरी भी हो। तो विशेषता यह है कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अणु सबसे दूर होते हैं। ये तो पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता, क्योंकि ठोस के अणु पास पास होते हैं तो इसमें जो बंध बनता है वो बहुत मजबूत होता है। द्रव में बंध जो बनता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कमजोर होता है, और गैस में जो बंध बनता है वो सबसे ज्यादा कमजोर मानता है, क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में जो बल काम करता है वो बहुत कम काम करता है, ठोस की अपेक्षा बहुत कम काम करता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये एंट्रोपी ज्यादा होना याद रखेगा, ये दर्शाता है कि वे कौन से पदार्थ हैं जिनके कण सबसे ज्यादा अव्यवस्थित होते हैं। आपने भी पढ़ा अव्यवस्था की माप। आप मुझे बताइए, क्या मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या नहीं, कौन से पदार्थ, सुनिएगा, कौन से पदार्थ के कण में सर्वाधिक अव्यवस्था पाई जाती है, सर्वाधिक अव्यवस्था पाई जाती है, ये आप बताएंगे। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा अव्यवस्था पाई जाती गैस में। क्यों? क्योंकि दोस्तों गैस में जो कण होते हैं ना, ये बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से अव्यवस्था पाई जाती है। तो नंबर 1 पर दोस्तों गैस है, नंबर 2 पर द्रव है, और नंबर 3 पर दोस्तों ठोस आता है। ठीक है, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, जहां सबसे ज्यादा व्यवस्था, एंट्रोपी उसी की सबसे ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि गैस के अणु सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, इसलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर यही सवाल कर दे कि किसकी एंट्रोपी कम होती है, अरे द्रव की। किसकी सबसे कम होती? ठोस की। सीख गए? सब कुछ डिपेंड करता है मास्टर जी के ऊपर। मास्टर साहब कैसे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, वो आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कठिन तो कुछ नहीं होता, और नहीं होता है, कठिन होता है। क्यों? अगर समझाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो दुनिया की हर चीज कठिन है। अगर समझाने वाला कोई नहीं है, आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, तो दुनिया की हर चीज आपके लिए कठिन है। हर चीज, कोई ऐसा काम नहीं जो आसान हो, हर काम कठिन है। लेकिन अगर समझाने वाला मिल गया आपको, मास्टर आदमी, ठीक है, तो जानिए दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कभी लिखिए IMPOSSIBLE, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, बस तुम करने की चाहत रखो। लेकिन तुम पहली मैदान छोड़ दोगे तो उसमें मेरा क्या दोष। कह रहा है ठोस और द्रव में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, लाइन से कह रहा है ठोस द्रव में किसकी एंट्रोपी दोस्तों ज्यादा होती है। बताइए किसमें ज्यादा अव्यवस्था होगा, किसके अणु ज्यादा दूर दूर होंगे, ठोस के कि द्रव के। सर द्रव के एंट्रोपी ज्यादा होते हैं, तो याद रखेगा द्रव। ठीक है सर, लिखिएगा इधर ऐसे लिखिएगा, पहले लिख दीजिएगा गैस। ठीक है, यहां लिखिए सर्वाधिक एंट्रोपी। ठीक है, सर्वाधिक एंट्रोपी किसकी होती? गैस की। दूसरे नंबर पे है द्रव। ठीक है, जो इस सवाल का क्या है दोस्तों सही उत्तर है। और तीसरे नंबर पे है ठोस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, क्योंकि ठोस द्रव की बात किया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है ठोस पदार्थ की एंट्रोपी कम होने का कारण क्या? बताइए क्या कारण है? ठीक है, क्योंकि ठोस के अणु पास पास होते हैं, अतः उनमें अव्यवस्था न्यूनतम होती है। बस अब तो आप क्वेश्चन के साथ खेलना सीख गए हैं। एंट्रोपी का सवाल अपने किसी दोस्त से पूछ कर देखिए, उसको पता ही नहीं एंट्रोपी क्या है। अरे नहीं पढ़ा केमिस्ट्री तो पता कहां से होगा, समय तो देना पड़ेगा ना। कह रहा है जब दो गैसों को मिश्रित किया जाता है, कोई दो गैस उठाया आपने और मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उनकी एंट्रोपी पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? दो गैस थे, और आप जानते हैं कि गैसों के अणु वैसे भी दूर दूर होते हैं, और दो गैस को मिला दिए और ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। भाई गैसों लिखिएगा, गैसों को मिलाने के कारण, गैसों को मिलाने के कारण अव्यवस्था बढ़ जाती है। ठीक है, अव्यवस्था बढ़ जाती है,
और जब अव्यवस्था बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को ही तो एंट्रोपी कहते हैं। तो जब अव्यवस्था बढ़ गई, उसको हिंड दिए लाके, ठीक है, तो उसके अणु भी आपस में लगे टकराने, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। जब अव्यवस्था जहां बढ़ेगी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। देखिए कैसे सवाल एग्जामिनर लाके देता है, और आपको समझना पड़ेगा कि यार यही सवाल आते हैं। वैसे मेरी भी अपनी समस्या है, आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्लास 3-4 साल बाद बच्चे देखेंगे, पता नहीं क्यों हमेशा मैं 3-4 साल बाद की काम शुरू कर देता हूं, ठीक है। हमको ही मसाला देना चाहिए लोगों की तरह, लेकिन मैं जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मैं औरों की तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं एक शिक्षक की अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाकर हमें काम करना है, ठीक है। नाच गाकर हमें व्यूज नहीं बढ़ाना है, मेरे बस की बात नहीं। नहीं आएगा व्यूज चलेगा, जब जागेंगे आप तब व्यूज आएगा, 4 साल बाद जागेंगे तब आएगा व्यूज चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करा किस नियमानुसार परम शून्य तापमान, अच्छा, परम शून्य तापमान पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या हो जाती है दोस्तों, शून्य हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, नहीं तृतीय नियम नहीं है, हाँ कह भी सकते हैं ऊष्मागतिकी का, या इसे शून्य नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कुछ लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। प्रथम नियम में क्या पढ़ा था, प्रथम नियम में आपने पढ़ा था कि न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है, 2 चीजें पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या पढ़ा था, एंट्रोपी बढ़ने से संबंधित था कि एंट्रोपी जिस दिशा में बढ़ती है उसी दिशा में दोस्तों अग्रसर होती चीजें, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ा था। और अब ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है, परम शून्य तापमान पर कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ होगा उसका एंट्रोपी दोस्तों हमेशा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, एक लाइन इसके फार्मूला बना लीजिए, विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी हमेशा शून्य होती है, ठीक है। एक लाइन आप यहां नोट कर लीजिए, विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी हमेशा शून्य होती है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है, कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता, किसी पदार्थ की जो ऊष्माधारिता है यह दोस्तों किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बताना है। तो सिंपल सी बात है, विशिष्ट ऊष्मा पर। ये बहुत प्यारा सवाल है, याद रखेगा, विशिष्ट ऊष्मा पर यह निर्भर करती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है क्या, ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता उस पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम दोस्तों संबंधित है, ठीक है। एक ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, ये किससे संबंधित है, ये तापीय संतुलन से संबंधित है। ये किससे संबंधित माना जाता है, इसे तापीय संतुलन, ठीक है, थर्मल इक्विब्रियम से दोस्तों संबंधित माना जाता है। जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, अरे यही दिया है ना, परम शून्य ताप वाली जो बात थी कि क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, निर्भर नहीं करती है। परीक्षा में सवाल आता है, बच्चा इतना स्पीड में होता है ये नहीं भूल जाता है, उसको लगता है कि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर करती, फटाक से निर्भर पे चला जाएगा, ये नहीं दोस्तों भूल जाएगा। याद रखेगा, कभी भी ये ऊष्मा वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती। 2 चीजें याद रखेंगे, मैं यहां दोनों समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछे निर्भर नहीं करती है, ठीक है, तो क्या बता देंगे, तब आप अपना उत्तर दीजिएगा वस्तु के आयतन पर। क्या उत्तर देंगे आप अपना, वस्तु के आयतन पर, ठीक है। वस्तु के आयतन पर ये निर्भर नहीं करती है। क्या, वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ये हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। इसी तरह से दूसरा क्या है, मान लीजिए दे दिया कि किस पर निर्भर करती है, ठीक है, किस पर निर्भर करती है, तब आप क्या जवाब देंगे, आयतन पे तो निर्भर नहीं करती है लेकिन द्रव्यमान पे करती है, प्रकृति पे करती है, ताप पे करती है। यह द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह प्रकृति पे, नेचर पर निर्भर करती है, यह तापमान पर निर्भर करती है। याद रखेंगे, तो किस पे निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। मैं कैसे आपको एक पढ़ा के चला जाऊं, ठीक है।
कह रहा है सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान दोस्तों कितना होता है। सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा, जो सबसे ऊंची विशिष्ट उष्मा है, उसका मान दोस्तों के सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है किसमें, किस पदार्थ में, तो याद रखिएगा जल में। ठीक है, जल में या जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, ऐसे लिखेगा। ठीक है, जल की विशिष्ट उष्मा, मुझे याद भी नहीं है, पूछिएगा मत। ठीक है, विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, नोट लिखिएगा, नोट, हाइड्रोजन की विशिष्ट उष्मा जल से अधिक होती है। ठीक है, तो गैसों में हाइड्रोजन को आप अलग से याद रखिएगा। वैसे ये जल वाला सवाल ही ज्यादा पूछता है, मैं चाहता तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख सकता था ना, लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपके भी परीक्षा में ना ये जल वाला ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, इस बात को आप न भूलिएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल है। आगे देखिए, कह रहा है उष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ये जो उष्मा प्रवाह की दिशा है, ये किस ओर बढ़ती है, आगे पीछे ऊपर नीचे किस ओर बढ़ती है, ये ओर की बात नहीं कर रहा है, ये आपसे कह रहा है कि उष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। किस पर निर्भर है, तो उष्मा प्रवाह हमेशा तापमान पर निर्भर होता है। ये ऊपर नीचे आगे पीछे जो आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, याद रखेंगे। उष्मा प्रवाह की दिशा ये तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि उष्मा की खासियत है कि हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर यह उष्मा गमन करती है, याद रखेंगे। जैसे उच्च तापमान वाला कोई पिंड है और कोई पिंड निम्न तापमान वाला है, तो ये उच्च से निम्न तापमान वाले पिंड की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, लिखेगा, उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की तरफ जाती है या बहती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये खासियत होती है उष्मा की। ठीक है, जैसे हवा ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करता है, उसी तरह से उष्मा भी है। तो इस संदर्भ में ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और जितना सब्जेक्ट अब तक मैंने पढ़ा दिया वो सब के सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा चाहे कोई भी दीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा, पढ़ाई कहीं नुकसान करती है। और आप मुझे ईमानदारी से बता दो, मैंने कभी टाइम पास किया? आपका एक क्षण भी अगर मैंने बर्बाद किया हो इधर उधर की बातें करके, तो आप मुझे बताओ। आपका एक मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करते हैं। 30 सवाल अपने आप में सफिशियंट है, बस रोज पढ़ा जाए, प्रतिदिन पढ़ा जाए, और प्रतिदिन पढ़कर ही तो हम 530 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं अपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप जाके पीछे देखिए। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल। सारे कोर्सेज हमारे अब इसी एप्लीकेशन पर चलते हैं। कम से कम एक बार आकर आप डेमो जरूर देखिए, डेमो फ्री में है, डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कहीं कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, समझना है, ये हमारा नंबर है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको हर संभव मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, निवेदन आप सभी से। धन्यवाद।